मेरी पत्नी बहुत पढ़ी लिखी और खूबसूरत थी और मैं अनपढ़ जाहिल था। जब वह प्रेग्नेंट हुई तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। जब मेरी पत्नी मुझे रात को चेकअप के लिए एक डॉक्टर के घर लेकर जाती और कहती, तुम घर के बाहर खड़े रहना। फिर मैं पूरी रात बाहर खड़े रहता। फिर सुबह मेरी पत्नी बाहर आती तो मैं उससे पूछता कि इतनी देर क्यों लग गई, तो वह कहती कि तुम्हें नहीं मालूम चेकअप में इतना ही देर लगता है। एक दिन मैं बिना बताए डॉक्टर के घर के अंदर चला गया तो मेरी तो रूह कांप गई, क्योंकि अंदर मेरी बीवी तो। एक दिन मैं मेहनत मजदूरी करके घर पहुंचा तो मेरी माँ मुझे बहुत खुश नज़र आई। मैंने माँ से पूछा कि क्या बात है, आप बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं। मेरी माँ मेरे सामने खाना लगाते हुए बोली, बेटा मैं आज तेरे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इतनी खुशी में बात नहीं सकती। माँ को खुश देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा खुश था, इसीलिए मैंने भी माँ से पूछा, माँ आखिर बात क्या है, मुझे भी तो बताओ। तो माँ हंसते हुए कहने लगी, समझ पुत्र, तेरी लॉटरी लग गई है, तेरी किस्मत जाग उठी है। मैं समझा नहीं। मैं खाना खाते हुए हाथ रखते हुए हैरान नज़रों से माँ को देखने लगा। माँ मेरी तरफ देखने लगी और माँ ने बताया कि उनके दूर के रिश्तेदार की बेटी का रिश्ता आया है तेरे लिए। लड़की बहुत खूबसूरत पढ़ी लिखी है। उसकी शादी हुई थी मगर किसी वजह से टूट गई। मुझे तो सच में यकीन ही नहीं आ रहा था कि कहाँ वह पढ़ी लिखी लड़की और कहाँ मैं अनपढ़ सा आदमी जो मेहनत मजदूरी करके रोज़ 2 वक्त की रोटी कमाता था। भला मुझे जैसे बंदे को कैसे इतनी अच्छी लड़की मिल सकती है। मैं बहुत खुश था। मैंने अपनी होने वाली पत्नी को नहीं देखा था मगर माँ के मुँह से मैंने इतनी तारीफ़ सुनी थी। और फिर कुछ दिनों के बाद वह दिन आ भी गया जब मीरा हमारे घर दुल्हन बनकर आ गई। मेरे घर में तो जैसे 4 चांद लग गए थे। हर तरफ बाहर सा गया था। मैं बहुत खुश था। मीरा सचमुच देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मैं भी उससे मोहब्बत करने लगा था। वह बहुत अच्छी थी। वह इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और उसमें गुरूर भी नहीं था। उसने मुझे कभी यह नहीं जताया कि वह पढ़ी लिखी है और मैं अनपढ़। मीरा का बहुत ख्याल रखता था। मीरा भी चाहती थी कि मैं उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करूं। उसकी हर मुंह से निकली बात, उसकी हर ख्वाहिश को अभी के अभी पूरी कर दूं। मीरा नौकरी करती थी। उसने शादी के लिए 2 महीने की छुट्टी ले ली थी। छुट्टियां ख़त्म हुई तो वह दोबारा अपने ऑफिस जाने लगी और मैं तो बस 3 दिन की छुट्टी ही किया था। मैं गरीब आदमी था, बहुत ज़्यादा गरीब, बहुत ज़्यादा छुट्टी नहीं कर सकता था, वरना खाता कहाँ से। मीरा मेरे साथ इस हालात में रहती और मेरे साथ खुश भी थी। हम लोग रूखी सूखी खाकर ही थे लेकिन बहुत खुश थे। बस मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी औलाद हो जाए। हालांकि मैं जानता था कि मीरा बाज है, उसका तलाक भी इसी वजह से हुआ था। तभी मैं दुआ करता था कि मुझे औलाद हो जाए, लेकिन इस बात का या इस ख्वाहिश का जिक्र मैंने मीरा के सामने कभी नहीं किया था, कहीं उसका दिल न टूट जाए। एक रात अचानक मेरी आँख खुल गई। मैंने देखा कि मीरा अपने बिस्तर पर नहीं है। मैं परेशान हो गया। मैं उठकर बैठ गया और उसे आवाज़ देने लगा और उठकर उसके पीछे जाने ही लगा था कि वह पानी का गिलास हाथ में लिए कमरे में आ गई और मेरे पूछने पर बताया कि उसे प्यास लगी थी। वह पानी पीने के लिए उठी थी। उसके बाद अक्सर मीरा रात को कमरे से गायब हो जाती। मेरी आँख खुलने पर वह जब बिस्तर पर नहीं रहती तो मुझे अजीबोगरीब ख्याल आते, लेकिन मैं मीरा से नहीं कहता। मैं चाहता था कि वह यह सोचकर दुखी हो कि मैं उसके बारे में कुछ गलत सोचता हूँ या इस पर शक करने लगा हूँ। कुछ महीनों बाद
मेरी माँ भी बीमारी की वजह से चल बसी और इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब बस इस घर में मैं और मीरा ही रहते थे। मेरा कई दिनों से किसी सच में डूबी हुई थी। मेरे पूछने पर कुछ नहीं बताती। वह मेरा वहाँ है यह कहकर मुझे टाल देती और मैं भी ज़्यादा जोर इस पर बिल्कुल भी परेशान करना नहीं चाहता था। वह बहुत समझदार थी, मैं कम अक्ल। यह ज़रूर मेरा ही वहम होगा। यही सोचकर मैं भी इस बात पर गौर करना छोड़ दिया था। कुछ दिनों से मीरा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई थी। वह अपनी नौकरी पर भी नहीं जा पाती थी और मैं भी काम पर नहीं जा सकता था। मीरा को इस हालत में देखकर मैं और मीरा को डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए, टेस्ट करवाया और जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो हम दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि भगवान ने मेरी दुआएं सुन ली थी। मीरा माँ बनने वाली थी। डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई और मीरा को दवाइयाँ लिख कर दी और आराम करने को कहा। हम खुशी खुशी घर वापस आए। मैं अब और ज़्यादा मीरा का ख्याल रखने लगा था। उसकी खाने की दवाइयों का, आराम का और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगा था। उसे वक्त पर दवाइयाँ खिलाता, फल फूल खिलाता और घर का सारा काम मैं खुद ही करता। मीरा को डॉक्टर ने सख्ती से आराम करने को कहा था। वह इस हालत में घर का काम नहीं कर सकती थी। मैं सुबह का नाश्ता बनाता था और उसे मैं अपने सामने खिलाता और खुद भी नाश्ता करता। फिर उसके बाद काम पर चला जाता। वापस आकर खाना बनाता, बर्तन धोता, अपना और मीरा के मैले कपड़े भी धोता। मैं मीरा का ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब कुछ दिनों से मीरा की तबीयत में थोड़ा बहुत सुधार आ गया था तो मैं भी सुकून की सांस ली, वरना काम पर जाते वक्त भी मुझे मीरा की फ़िक्र लगी रहती थी। मीरा ने फिर से नौकरी करना शुरू कर दिया। इतनी अच्छी नौकरी वह छोड़ना नहीं चाहती थी। मुझे उसकी नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने कभी इससे पैसे नहीं मांगे थे और ना ही मैंने कभी उससे पूछा कि वह इस पैसे का क्या करती है। वह खुद बताती थी कि वह अपनी तनख्वाह बैंक में जमा करवाती है, आगे जाकर हमारे काम आएगी। इसीलिए देखा जाए तो हम दोनों का खर्चा ही कितना था। हमारा खुद का घर था, सब्जी फल वगैरह हमारे आंगन में ही उगाए हुए थे और मेरी कमाई से घर का खर्चा और गुजारा हो ही जाता था। एक दिन जब मैं घर पर आया तो मीरा घर पर नहीं थी। वह मेरे घर पर आने से पहले ही 2 घंटे पहले ही हमेशा आ जाया करती थी। वह अभी तक घर नहीं आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो मैंने उसे कॉल लगाया लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। मैं सर पकड़कर बैठ गया कि मीरा आने में इतनी देर क्यों कर दी और ऊपर से फ़ोन भी बंद है। मेरी इसी सोच में आधा घंटा गुजर गया। फिर थोड़ी देर बाद मुझे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। मैंने देखा तो वह मीरा थी। मैं अपनी जगह से उठकर उसके पास आया और पूछा कि वह कहाँ गई थी और तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी कितनी फ़िक्र हो रही थी और तुम्हारा फ़ोन क्यों बंद बता रहा था। मीरा बहुत थकी हुई लग रही थी। उसने बैठते हुए मुझे बताया कि वह ऑफिस से सीधा डॉक्टर के पास चली गई तो डॉक्टर ने इसे रोज़ाना अल्ट्रासाउंड करने को कहा है, इसीलिए वह मुझे रोज़ाना डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, इसीलिए मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था। मीरा की यह बात सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई और मैंने चैन की सांस ली। लेकिन मैं मीरा को कह दिया कि मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए मैं खुद ही उसे लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। लेकिन मीरा ने कहा कि मैं अकेली चली जाऊंगी, तुम वहां जाकर क्या करोगे? अल्ट्रासाउंड में बहुत वक्त लगता है और वहां मर्द को अंदर आने की इजाज़त नहीं होती है और वह लोग अपने घर पर भी नहीं आने देते।
लेकिन मैंने उससे साफ साफ कह दिया, जो कुछ भी हो मैं ही तुम्हें लेकर जाया करूँगा। अगर मुझे अंदर नहीं जाने देंगे तो मुझे चलेगा, मैं बाहर खड़े होकर तुम्हारा इंतज़ार ही कर लिया करूँगा। ना जाने क्यों उसे यह बात अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन मुझे उसकी बहुत फ़िक्र थी। मैं उसे अकेले कैसे जाने देता। मैं अगले दिन से मीरा को अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर के घर ले जाना शुरू कर दिया। वह अंदर चली जाती और फिर मैं पूरी रात उसका बाहर खड़ा रहता। मैं मीरा से पूछा, कितनी देर क्यों लगती है तुम्हें? तो वह कहती, तुम्हें नहीं पता, अल्ट्रासाउंड में इतना ही वक्त लगता है। और मैं उसकी बात पर यकीन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता इन चीज़ों का। मैं ठहरा अनपढ़ गंवार आदमी, मुझे कैसे पता होगा इन सब चीज़ों का। फिर मैं रोज़ाना मीरा को डॉक्टर के घर अल्ट्रासाउंड के लिए लेकर जाता और वह रोज़ ही तरह सुबह को ही घर से निकलती और मैं उसे लेकर वापस अपने घर आ जाता। इस ज़िंदगी ने इसे रोज़ रोज़ की तरह डॉक्टर के घर लेकर गया। वह अंदर चली गई अल्ट्रासाउंड करवाने, मैं बाहर बैठा हमेशा की तरह इसका इंतज़ार कर रहा था। सुबह हो गई थी लेकिन अभी तक वह बाहर नहीं निकली थी। इतनी देर तो मीरा ने कभी नहीं लगाई। आज क्यों इतनी देर हो गई? मैं परीक्षण से इधर उधर टहलने लगा। सुबह के 9 बज चुके थे मगर मीरा अभी तक बाहर नहीं निकली थी। मुझे मीरा की फ़िक्र होने लगी। मैं डॉक्टर के घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। वहाँ पहुँचकर जो मैंने देखा, वह सब कुछ देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। आसमान फट गया। वहाँ तो मीरा ही नहीं थी। मैंने उसे हर तरफ देख लिया, पूरे घर में देख लिया, लेकिन मीरा कहीं नहीं थी। मैं वापस बाहर आकर बैठ गया। तरह तरह के ख्यालात मेरे दिमाग में आने लगे। मेरा दिमाग फूटने लगा। मेरा सर चकराने लगा। मैं परेशानी से अपने हाथ मसल रहा था तो कभी पसीना पहुँच रहा था। मेरा दिल एकदम से बैठ गया कि इतने में मीरा मुझे डॉक्टर के घर से बाहर आती हुई दिखाई दी। मैंने अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल करने के बाद मीरा के पास गया और उससे पूछने लगा कि तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई है। मीरा कहने लगी, आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी और डॉक्टर के पास मेरी बारी बहुत देर से आई। उसके बाद में मीरा ने से कुछ नहीं पूछा, सीधा उसे लेकर चुपचाप घर आ गया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। पूरे दिन इसी सोच में बीत गया कि आखिरकार मीरा कहाँ गई थी। मैं पूरे वक्त यही सोच कर मेरा सर फट रहा था। मीरा आराम से सो रही थी, मैं भी लेटा हुआ था। उसके लिए चाय बना रहा था और दर्द की गोलियां ढूंढ रहा था। ढूंढकर चाय के साथ ले ली। थोड़ी देर बाद मीरा उठ गई। उठने के बाद नाश्ता बनाया और वह तैयार होकर ऑफिस के लिए चली गई। मैं इसे कह दिया था कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द है, मैं आज काम पर नहीं जाऊंगा। उसने मुझे दवाई लेने के लिए कहा और नौकरी के लिए निकल गई। मेरे दिलो दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। मीरा का मुझसे शादी करना, इसका रातों से बिस्तर से उठकर गायब हो जाना और वह रोज़ डॉक्टर के घर अल्ट्रासाउंड के लिए जाना और वहाँ से भी उसका गायब हो जाना, यह सब मेरे लिए बहुत अजीब था। एक दिन मीरा नौकरी से आई और कुछ देर आराम करने के बाद अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर के घर चलने के लिए कहा। मैंने कहा, मेरी तबीयत सही नहीं है और मैं इसके साथ नहीं गया क्योंकि मुझ में और सदमा सहने की हिम्मत नहीं थी और मैंने इससे कहा कि आज तुम अकेले ही चली जाओ। और मीरा ने भी मुझे ज़्यादा जोर नहीं दिया और वह डॉक्टर के पास चली गई और सुबह ही डॉक्टर के घर से वापस आई। वह घर से आने के बाद मुझे बहुत बुझी बुझी सी लग रही थी और खामोशी से अपने ख्यालों में गुमसुम सी बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बात इसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो। मैं बहुत देर तक इसे गौर से देखता रहा। मुझे इसका उदास चेहरा देखा नहीं जाता था। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था मगर मैं उससे कुछ पूछ भी नहीं सकता था, ना ही
वह अल्ट्रासाउंड के बहाने रोज़ाना कहाँ जाया करती हैं। दूसरे दिन भी रोज़ाना की तरह काम पर चला गया। मीरा भी अपनी नौकरी पर चली गई। आज भी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं मीरा के घर आने से पहले ही घर पहुंच गया। मेरा भी घर के आने के बाद मेरे जल्द घर आने की वजह पूछी और मेरी तबीयत का पूछा। वह मेरी तबीयत की वजह से बहुत फ़िक्र में आ रही थी, तो मैं इससे कहा कि तुम बिल्कुल परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी ही सी सुस्ती और आराम करूँगा तो बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। इसीलिए मैं जल्दी छुट्टी करके घर जल्दी आ गया हूँ। थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद में तुम्हें अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर के पास लेकर चलना है। फिर मीरा ने कहा और हाँ में सर हिला दिया। कुछ देर बाद में डॉक्टर मीरा को डॉक्टर के घर लेकर चला गया, जहाँ वह अकेले ही अंदर गई थी। मीरा के घर के अंदर जाने के कुछ देर बाद मैं भी उसके पीछे डॉक्टर के घर के कमरे की तरफ गया, तो मैंने देखा कि मीरा दूसरे कमरे से बाहर जाती हुई नज़र आ रही थी। उसे दूर दरवाजे से बाहर देखा हुआ देख मेरा तो सर घूम गया था। मैं हिम्मत से काम लेते हुए मैं भी इस दरवाजे से बाहर निकल गया, लेकिन मैंने जो देखा उसे देखने के बाद मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वह मेरा दिल दहला देने के लिए काफ़ी था। मैं वहाँ मीरा को एक अनजान आदमी के साथ एक कार में बैठते हुए देखता हूँ। मैंने उसे देखा तो वह पर एक कोने में छुपकर वह दोनों को दिखा नहीं गया। जैसे ही वह कार आगे की तरफ बढ़ने लगी, मैंने भी झाड़ से एक रिक्शे को रोका और रिक्शे वाले को उस कार का पीछा करने के लिए कह दिया। इसमें मेरी पत्नी एक अनजान आदमी के साथ कहीं जा रही थी। वह कार एक रेस्टोरेंट के सामने जाकर रुक गई। मीरा और वह आदमी कार से उतरे और रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। मैं भी रिक्शा से उतरकर रिक्शा वाले को पैसे दिए और अंदर चला गया। रेस्टोरेंट के अंदर जाने के बाद इधर उधर नज़र दौड़ाने के बाद थोड़ी दूर पर वह दोनों एक ही टेबल पर बैठे हुए नज़र आ गए। उन दोनों को साथ में बैठा हुआ देखकर मेरा कलेजा फट रहा था। मेरा सर दर्द से फटने लगा। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसकने की ताकत निकल गई थी और मेरे पैरों में खड़े रहने की भी ताकत नहीं बची थी। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को घसीटकर एक टेबल के पास जाकर बैठ गया। मीरा की नज़र मुझ पर पड़ गई थी। वह मुझे देखकर अपनी कुर्सी पर से उठ गई थी। वह मुझे देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसके इस रंगीन हाथ पकड़े जाने की वजह से उसके मुंह से कुछ नहीं निकल पा रहा था, बस दो ही शब्द निकले, करण तुम। इतना कह दे साथ ही मीरा के सामने जो आदमी बैठा था वह पीछे मुड़कर देखा और घबराकर खड़ा हो गया। मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा और मीरा का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए रेस्टोरेंट से बाहर लेकर आ गया। वह आदमी चुपचाप से यह सब कुछ तमाशा देख रहा था। मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकला और एक रिक्शा रुकवाया, मीरा को अंदर बिठाया और मैं भी बैठ गया और हम दोनों के लिए रवाना हो गए। सारा रास्ता हम दोनों ने चुपचाप काटा। मुझे इतना बड़ा सदमा लगा था कि मैं कुछ कहने लायक भी नहीं था। मैं तो क्या, अगर कोई और भी मर्द होता तो वह अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द की साथ यूँ चोरी छिपे अपने पति को धोखा देकर मिलते हुए देख तो उसका भी यही हाल होगा जो अभी मेरा हुआ था। हम दोनों घर पहुंच गए। मैं रिक्शे से उतरकर घर आ गया और अपना सारा पकड़कर बैठ गया। मीरा भी घर के अंदर आई। वह बहुत घबराती हुई थी। वह मेरे पास आई और बैठ गई। उसके बेटे की मैं उठ गया और इधर उधर परेशानी में टहलने लगा। मैं बहुत बेचैन था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे कुछ याद नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ गया था। दिमाग में जैसे एक फ़िल्म चल रही थी। मेरा सारा जिस्म कहाँ पर था। मेरी आंखें लाल हो गई थी। मेरा अपना सर झुककर बैठी हुई
वक्त भी खामोश में गुजरा जा रहा था। अचानक मैं उस पर चिल्लाया। कौन था वह? मेरा गुस्से में भरी आवाज़ सुनकर वह सहम सी गई थी। कुछ चुपचाप सा रही, उसके बाद गया और उसकी तरफ देखकर पूछा, मेरा कौन था? वह जिसके साथ तुमने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, जिसके साथ तुम यूं छुप छुप कर मिलती हो। तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? मैंने तुमसे बहुत प्यार किया और बहुत इज्जत दी। तुमने मेरे प्यार और इज्जत का यह सिला दिया। मैं भी एक सवाल किए जा रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। मैं थक हार कर अपना सर घुटनों पर रखकर बैठ गया और दोनों हाथों का घेरा डालकर रोने लगा। बहुत देर तक रोता रहा। फिर मीरा मेरे पास आकर मेरे हाथ पकड़कर बोली, वह मेरा पहला पति था। मीरा की आवाज़ सुनकर अपना सर अपने घुटनों पर से उठाया और हैरत भरी नज़रों से उसे देखने लगा तो उसने मुझे बताया कि मेरा और राघव एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती कुछ दिनों में मोहब्बत में बदल गई और उन्हें पता भी नहीं चला कि दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई हो। दोनों शादी करना चाहते थे। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद राघव ने अपने घर वालों को मीरा के घर रिश्ता करने के लिए भेज दिया था। मीरा के घर वालों को मीरा की पसंद के बारे में पता था। मीरा ने अपने घर वालों को ऐप नहीं बताया था, इसीलिए वह दोनों का रिश्ता तय हो गया और जल्दी ही यह दोनों की मंगनी हो गई और 6 महीने के बाद शादी की तारीख रखी गई। मीरा और राघव बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि वह दोनों की लव मैरिज हो रही थी। दोनों बहुत खुश थे। खुशी खुशी शादी की तैयारी कर दी गई और फिर शादी का दिन भी आ गया। इन दोनों को उन दोनों की मोहब्बत मिल गई। मीरा शादी कर राघव के घर आ गई थी। वह दोनों खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। महीने साल में गुजरते जा रहे थे मगर उनकी मोहब्बत कभी कम नहीं हुई थी। मगर कमी थी तो सिर्फ एक औलाद की थी कि शादी को 5 साल गुजर गए थे लेकिन मीरा अभी तक माँ ना बन सकी। उसने अपना बहुत सा इलाज करवाया लेकिन फिर भी वह माँ ना बन सकी तो डॉक्टर ने सलाह दी कि दोनों को अपना टेस्ट करवाना पड़ेगा। फिर पता चले कि दोनों को अपना टेस्ट करवाना पड़ा। फिर पता चले कि आखिर कमी किस में है तो उसके बाद उसका इलाज करवाया जा सकता है। तो दोनों ने टेस्ट करवाया, रिपोर्ट लेकर आया। कुछ दिनों के बाद राघव अस्पताल से यह टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आया और आकर मीरा के हाथ में थमा दिया। कहने लगा, मेरी रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है मगर तुम कभी माँ नहीं बन सकती। यह सुनकर मीरा बहुत रोई और कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ी रही। मीरा को अब बहुत ख्वाहिश थी कि बच्चे की यह अधूरी औरत बनकर नहीं रहना चाहती थी। मीरा ने हर चीज़ से दिलचस्पी छोड़ दी थी। वरना सजना संवरना, खाना पीना, घूमना फिरना सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन राघव इसे बहुत समझाता था, लेकिन उसके समझाने के बावजूद भी वह जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही थी। वह हर वक्त उदास और खोई खोई नज़र आती थी। राघव उसकी इस हालत से तंग आ चुका था और राघव को पहले वाली मीरा चाहिए थी जो हंसती मुस्कुराती जिंदा दिल थी। राघव की ज़िंदगी नॉर्मल नहीं गुजर रही थी। ऐसा लगता जैसे उसके प्यार को किसी की नज़र लग गई हो। राघव बहुत कोशिश करता है कि मीरा नॉर्मल जिंदगी की तरफ आ जाए मगर मीरा चाहते कर भी वह इस सब में किसी नहीं मिल पा रही थी। मीरा चाह कर भी वह इस सब में से निकल नहीं पा रही थी। मीरा ने क्या क्या सपने देखे थे। इसके और राघव के बच्चे होंगे जो आंगन में खेलेंगे और दोनों हंसी मुस्कुराती मुकम्मल ज़िंदगी जिएंगे मगर ऐसा नहीं हो सका। राघव इस रवैये से बहुत तंग आ चुका था। वह मीरा को बहुत समझाता था कि हमें कोई बच्चा नहीं चाहिए मगर हमें कोई बच्चा चाहिए होगा तो हम उसे गोद ले लेंगे। मगर मीरा का अपना ही बच्चा चाहिए था लेकिन फिर भी
वह बहुत वह अब तक बहुत अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आने की कोशिश करने लगी थी ताकि राघव को इससे कोई शिकायत ना करने लगे ताकि राघव को शिकायत ना हो। दिल से दुखी होने के बावजूद भी वह खुश रहने की कोशिश करने लगी थी। राघव भी मीरा को खुश देखकर रहने लगा था। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर कुछ ऐसी बात हो गई तो मीरा पहले जैसी हालत में ना आ सकी थी। इसकी वजह से अक्सर अब इन दोनों में लड़ाइयाँ झगड़े होने लगे थे। हर छोटी छोटी बातों पर बहस शुरू हो गई थी और अब यह झगड़ा रोजाना हुआ करता था और इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे। दोनों की बहस भी बढ़ती जा रही थी। दोनों एक दूसरे से तलाक ले लिया और मीरा अपने मायके आ गई। मीरा को यह दूसरा सजना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था जो उसे इतना ज़्यादा प्यार करता था। उसने उसे तलाक दे दिया, लेकिन गुस्से में लिया गया फैसला यह दोनों को बहुत भारी पड़ने लगा। एक दिन राघव मीरा के पास आया और कहने लगा कि मैंने गुस्से में तो तुमसे तलाक ले लिया, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मीरा के दिल में भी कहीं ना कहीं राघव के लिए प्यार था। उसके बाद राघव के पेरेंट्स से मिलकर ताकि इस मिलन का कोई हल तो ज़रूर निकाले, लेकिन मीरा के माँ बाप भी अब राघव से नफरत करने लगे थे। इसीलिए इसके माँ बाप ने शादी कबीर से कर दी, जो कि एक सीधा साधा मामूली से आदमी था, जो कि इसकी माँ बाप के दूर के रिश्तेदार थे। यह लोग बहुत गरीब थे और कबीर पढ़ा लिखा भी नहीं था। मीरा के माँ बाप ने उसकी ज़बरदस्ती शादी कबीर से करवा दी ताकि राघव उसका पीछा छोड़ दे। मीरा शादी करके कबीर के घर आ गई, लेकिन शुरू में तो मीरा को यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन कबीर उसका इतना ख्याल रखता था कि मीरा के दिल में भी कबीर के लिए मोहब्बत जाग ही उठी थी। मीरा के दिल में भी कबीर के लिए मोहब्बत जाग ही उठी। एक रात वह सोई हुई तो राघव का कॉल आया और उससे कहने लगा कि मैं तुमसे अभी बहुत प्यार करता हूँ, तुम कबीर को तलाक दे दो और मेरे पास चली आओ। और इसी तरह रोज़ उसका कॉल आता और मीरा पानी पीने के बहाने राघव से बात करती और उसे समझाती कि वह कबीर के साथ ही रहना चाहती है। लेकिन फिर भी राघव उसे कॉल करके परेशान करता और कहता कि तुम कबीर से तलाक ले लो, वह सब कुछ ठिकाने कर देगा, सब कुछ पहले जैसा कर देगा वह तुम्हें, और इस घुटन मेरी ज़िंदगी में अब नहीं देख सकता। इसी तरह दिन गुजरते गए और मीरा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उसे पता चला कि वह माँ बनने वाली थी। तो मेरा बहुत ख्याल भी रखती थी। मैं तो हैरान था, मैं तो बाज हूँ तो फिर मैं माँ कैसे बन सकती हूँ। फिर मेरा अपने मायके गई। वहाँ पर उसने अपने पुराने रिपोर्ट्स देखे जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि वह कभी माँ नहीं बन सकती हो। मीरा इस डॉक्टर के पास गई जिससे यह रिपोर्ट बनाए थे। उसके बाद रिपोर्ट फेंक कर पहुँचने लगी और वह बस थी तो फिर मन में कैसे बनने वाली हूँ। उसने नई रिपोर्ट भी उस डॉक्टर को दिखाई। फिर डॉक्टर भी बहुत घबरा गई और शर्मिंदा हुई। कहा, तुम बांझ नहीं थी बल्कि बांझ तुम्हारा पति था, वह कभी बाप नहीं बन सकता था। और इसी के कहते हुए हमने यह गलत रिपोर्ट बनवा दी। उसके ऊपर उंगलियां ना उठे। एक औरत तो बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन एक मर्द कभी यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वह नॉर्मल नामर्द हैं। मीरा को यकीन नहीं आ रहा था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हो सकता है। वह भी उससे यह हद तक प्यार करती थी। मीरा को बहुत बड़ा झटका लगा। उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है, वह भी जिससे वह हद तक प्यार करती थी। बहुत बड़ा झटका लगा
अब वह रोज़ अपने अल्ट्रासाउंड के बहाने मिलने लगी थी और मीरा ने राघव को बता दिया कि वह सच जान चुकी है कि कमी मुझ में नहीं तुम में थी। तभी तो राघव उससे माफ़ी मांगना और कहता मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगर मैं तुम्हें सच बता देता कि कमी मुझ में है तो मैं नहीं तो शायद तुम मुझे छोड़कर इसीलिए चली जाती। मैं डर गया था, इसीलिए मैं झूठी रिपोर्ट बना दी। तो मीरा ने राघव को साफ साफ कह दिया कि अब वह कबीर के साथ ही रहना चाहती हैं। कबीर एक बहुत अच्छा इंसान है, वह इसे कभी नहीं छोड़ सकता। अब मैं कबीर के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और मीरा ने तो मैं यह सच नहीं जान पाती कि राघव ने इतना बड़ा धोखा दिया है। और आज के दिन मेरी और राघव की आखिरी मुलाकात थी। वह राघव को कह देना चाहती थी कि आइंदा अब मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। जब कबीर ने इस लोगों को पीछा किया था और दोनों को रेस्टोरेंट में साथ देखा भी था, तभी इन दोनों की आखिरी मुलाकात ही थी। खामोशी से जरा किस्सा सा सुनाता मेरा दिल इतना ना हो गया यह जानकर कि मीरा ने मुझे धोखा दे दिया, बल्कि इसी के साथ धोखा हुआ है। और मैं उसे गले से लगा लिया और उससे कहा कि तुमने मुझे पहले क्या दिया नहीं बताया। यह सब वह रोते हुए बोल रही थी। इससे बताया भी वह बहुत ज़्यादा परेशानी से। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि पता नहीं तुम मेरी भी बात सुनोगे या नहीं और मेरी बात पर यकीन करोगे कि नहीं। और जब राघव कभी पीछे नहीं आएगा। मैं यह सुनकर शुक्रिया अदा करने लगा। मुझे मीरा ऐसी पत्नी मिली है। मैं इस हालत में मीरा को ऑपरेशन करवाने भी नहीं चाहता था। मैंने उसके आंसू पहुँचे और उसे तसल्ली दी। मैं अब तुम्हें बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करूँगा। अब से तुम लोग हमेशा खुश रहेंगे। हमारा आने वाला बच्चा भी हमारे साथ सुकून से खुश रहेगा। मेरे इतना कहते पर मीरा ने सुकून की सांस ली। दोस्तों, हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक